दुनिया में दो बेहद अहम सवाल हैं। एक ये कि प्रकृति आपको क्या दे सकती है, और दूसरा ये कि प्रकृति आपसे क्या छीन सकती है। और जब आप इन दोनों सवालों के जवाब जान लेते हैं ना, तब आपको ये समझ में आता है कि आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और मैं इन दोनों सवालों के जवाब जानने के लिए आया हूँ। जयपुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक गांव है मूमासर। ये आपको रतनगढ़ और डूंगरगढ़ जो तहसील हैं उनके बीच में पड़ता है। और वहाँ रहते हैं एक शख्स जो मेरे साथ बैठे हैं, श्री बजरंग लाल जी सुथार। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार सर। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इनसे लेट मिलने का मौका मिला, शायद मुझे 10 साल पहले मिल लेना चाहिए था, ताकि मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाती और जीवन को जीने का नज़रिया जो है वो और प्रबल हो जाता। क्योंकि आपके सामने जो शख्स है ना, मैं जब आपको बताऊंगा कि ये करते क्या हैं तो आप अचंभित हो जाएंगे। दुनिया के लगभग 15 से ज़्यादा देशों में इनकी पेंटिंग्स फैली हुई हैं, इनकी एग्जीबिशंस के लोग दीवाने हैं और हज़ारों इनको अवार्ड्स मिले हैं और न जाने क्या क्या। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल बढ़िया। मुझे लग रहा था कि मेरी आज की ना यात्रा थोड़ी थकावट वाली थी, क्योंकि काफ़ी इंटीरियर में आना पड़ता है, लेकिन आपसे मिलके सारी थकावट मेरी एकदम से दूर हो जाती है। मैं भी यही सोच रहा था, आप 7 बजे से ऐसे रास्ते में हो तो आपको काफ़ी टाइम लग गया मुझ तक पहुँचते पहुँचते। 2:30 बजे आप पहुँचे हो सुबह 7 बजे से, बट काफ़ी आपको परेशानी हुई। नहीं परेशानी, बट ऑनेस्टली बताता हूँ, परेशानी तब नहीं होती है जिस मकसद के लिए आप जा रहे होते हैं ना, और साक्षात जब जाने के बाद वो पूरा होता है, तो मुझे लगता है कि वो परेशानी अपने आप ही हल हो जाती है। और आपने तो हमें सिखाया है ये चीज़। मतलब आप लोग यकीन करोगे यार, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके शरीर की सिर्फ 2 उंगलियां काम करती होंगी, उस वक्त आपको क्या वो क्षण आप अगर सोचेंगे ना तो भी आपकी शायद रूह कांपती होगी। लेकिन जब मैं सर को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अगर नाखून का ये टुकड़ा भी बचा किसी दिन, मैं तब भी इंटरव्यू ले रहा हूँगा, मैं तब भी शूट कर रहा हूँगा, और मैं तब भी इसी खुशी से जीवन जी रहा हूँगा। क्या बात। तो पेंटिंग्स कैसे, मतलब मैं आज, मेरे पास सवाल नहीं है पूछने के लिए, आप मुझे बताइए ना कैसे पेंटिंग्स बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, कैसे चीज़ें हुई। मैं भी खुद इस बात को सोच कर हैरान होता हूँ, आश्चर्यचकित तो मैं भी, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ ईश्वर की कृपा हो सकती है मुझ पर। ना मैंने कोई शिक्षा ली, ना मैंने पढ़ाई की, ना 8वीं क्लास तक पढ़े हैं। 8वीं क्लास, हाँ जी। और ना मुझे कोई आर्ट का ज्ञान था, ना कोई ऐसा बैकग्राउंड था, परिवार में कोई पेंटिंग बनाता नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था, अनभिज्ञ बिल्कुल। लेकिन ये हुआ क्या, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ये बात 1996 की है, जब ये 94 की है, जब मुझे दिल्ली में मैं काम कर रहा था पिताजी के साथ में। मैं फर्नीचर का काम करता था, ये कारपेंटर का। तो काम करते करते अचानक ही मुझे वो दिन आज भी याद है, रविवार का दिन था, और काम करते ऐसे ऊपर अलमारी के ऊपर मैं ऐसे कुछ काम कर रहा था। यहाँ बिल्कुल सीने में मेरे एकदम पेन उठा, दर्द उठा ज़बरदस्त। मैं बाहर गया, बाहर जाके पानी पी के आया, फिर काम किया, हथौड़ी लिया, काम करना शुरू किया। काम नहीं हुआ, वो दर्द था धीरे धीरे शरीर में फैलने लगा। मुझे ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है, तो मैं दौड़ के ऐसे बाहर निकला तो 3 माला बिल्डिंग थी, उसके ऊपर छत पे जाके मैं धूप में लेट गया। वहाँ लेटने के बाद में इतना दर्द बढ़ा, इतना असहनीय दर्द बढ़ा कि मुझे लगा कि अब पूरा शरीर फटने वाला है। तब तक हाथ पांव बिल्कुल सही सलामत थे, काम कर रहे थे। ऊपर कुछ पेंटर्स काम कर रहे थे, उन्होंने मेरे पिताजी को आवाज़ लगाई कि ऊपर आइए मिस्त्री जी। तो मेरे पिताजी दौड़ के ऊपर आए, वो मुझे पकड़ के नीचे लाए। आराम से मैं चल के आया था, दर्द था हालांकि मैं चल के आया था। फिर वहाँ उन्होंने, जो सेठ जी है मेरे गांव के, पुराज जी सेठिया, उनके घर पे काम करते थे, उन्होंने डॉक्टर्स, अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने चेक करवाया तो बोले कि कुछ ऐसे बीपी की प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या बताया। लेकिन उन्होंने एक टैबलेट रखी, टैबलेट रखते ही मेरा पूरा बॉडी नीचे से ये काम करना बंद कर दिया, पूरा निष्क्रिय हो गया शरीर। उसके बाद में जो हॉस्पिटल से जिन्होंने बताया, वेद, ये डॉक्टर्स, पीर फकीर, बाबा, सयाने, ओझे, जितने लोग होते हैं, 3 साल तक दिन रात हम भटकते रहे इलाज के लिए, कहीं कोई इलाज संभव नहीं हुआ। बुटाटी भी गया, वहाँ पे 15 दिन रुका, वहाँ भी कोई इलाज संभव नहीं हुआ। इस करके 1996 में फिर मेरी वाइफ का मेरे साथ वो डिवोर्स हो गया। फिर मैंने एक दिन
ऐसे हार थक के निश्चय कर लिया कि अभी इस ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, जीने जैसी कुछ नहीं है। तो मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे अभी नहीं जीना है, आत्महत्या करनी है मुझे। मैं एकदम बिल्कुल थक चुका था, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा था। तो उस दिन ये चमत्कार ही मान लीजिए कि मेरे सामने टीवी लगा हुआ था, टीवी का जो वायर होता है करंट का, पलक का, सीधा उसको मैंने ऑन ऑफ करके सीधा मेरे हाथ में बटन था, उसको मैं ऐसे चबाने का वो था मेरा मन कि मैं इसको चबाऊंगा और मैं आत्महत्या, करंट लग के मैं ख़त्म हो जाऊंगा। तो अब ये संयोग मानिए ईश्वर ने भेजा होगा। विनोद जी जोशी उसी वक्त मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं, थोड़ी देर ऐसे आ जाते हैं वो चल के। वो आए कमरे में, मुझे देखा, वो एकदम देखते ही मतलब ऐसे देखते ही रह गई कि ये क्या कर रहा है, क्या तेरे हाथ में। मैंने कहा वायर है ये सब। उन्होंने मेरे हाथ से वायर लिया, स्विच ऑफ किया, वहाँ पे रख दिया। तो फिर वो बोले कि क्या कर रहे थे। मैंने कहा मैं ये सब करने वाला था, मुझे मन में ये था कि मैं ये करूँगा। बोले नहीं, ये सब नहीं करना आप, अगर आप ये करोगी, सोचो अगर आपको आज कुछ हो जाता है तो हम 10-15 दिन में आपको बुला देंगे और कहानी ख़त्म हो जाएगी। आप कुछ ऐसा करो जिससे हम आपको याद करते रहे और आप हमेशा सबको कुछ ना कुछ मतलब ऐसे मतलब याद आते रहो, कुछ ऐसा काम करो। मैंने कहा क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले नहीं आप कर सकते हो। मैंने कहा क्या। तो उन्होंने अपनी पॉकेट से एक पेन निकाला, पेन निकाल के मेरे हाथों में थमाया। बोले कि कुछ लिखने की कोशिश करो। तो मैं लिखने की कोशिश किया, मुझसे तो पेन पकड़ा ही नहीं गया क्योंकि मेरा एक थंब काम कर रहा है, एक अंगुली, ये भी मतलब हाथ है वो पूरा पैरालिसिस है, इसमें ये नहीं है कि भाई इसमें मूवमेंट है कोई, ये थोड़ा बहुत इतना ही काम करता है, ये भी सिद्धि नहीं होती। तो इन्होंने किसी तरह पेंसिल को फंसा दिया। फिर बोले कुछ भी लिखो। मैं लिखा नहीं गया मुझसे। उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस लिया, वादा लिया कि आप मुझे एक पत्र लिखोगे। अच्छा। तो मैंने सामान्य हाँ, जो भी आपके मन में जो भी, हाँ आप मुझे एक पत्र लिखोगे। तब मैंने बस उनका वो कुछ कहने का अंदाज, उनकी बातें, उनकी सांत्वना देना, उनका ठास बनाना, मुझे हिम्मत देना, और मुझे एकदम ऐसे लगा कि मुझे इनकी बात माननी चाहिए। तो फिर मैंने लगातार वो अभ्यास शुरू कर दिया। रोज़ मैं उठता तो मैं पेन लेके बैठ जाता, कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करता। मैंने कोशिश करती, ये 5-6 महीने में मैंने एक लेटर लिख के तैयार किया, और जैसा जो लिखा गया मैं लिख के 5-6 महीने में एक लेटर लिखा मैंने। तो उनको भेजा जयपुर, पत्र उनको मिला, उन्होंने पत्र को पढ़ा। पढ़ते उन्होंने तुरंत मुझे रिप्लाई भेजा कि अरे आपने इतना अच्छा लेटर लिखा, इतनी आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है, आप मुझे पत्र लिखा करो, हफ्ते में लिखा करो, रोज़ पत्र लिख। बस मैं कंटिन्यू उनको पत्र लिखता गया, भेजता गया, वो मुझे रिप्लाई करते गए। 1 साल तक हमारा ये पत्राचार चला। अच्छा। 1 साल तक। तब विनोद जी ने भी ये तय कर लिया था कि भाई ये पत्र वो लिखने लग गया, अच्छे से इसकी राइटिंग है, तो अभी इसको कुछ और करना चाहिए। और शायद उनके पास भी वो काम काज ज़्यादा करने, तो उनके पास भी समय नहीं था कि वो मेरे पत्रों को पढ़ते, रिप्लाई करते, तो उनके पास में भी कम वक्त था। तो उन्होंने फिर बोला कि आप एक काम करो बजरंग। मैंने कहा क्या। अभी आप डायरियाँ लिखनी शुरू करो। तो फिर मैं डायरियाँ लिखनी शुरू की। डायरियाँ मेरे पास कुछ पड़ी थी घर में, 1-2 और ला दी उन्होंने। क्या लिखा करते थे उन डायरियों में? जो भी मेरे मनोद्वेग हुए, जो मेरे मन में था, जो मैं सोचता था, मतलब उस वक्त मैं क्या लिख सकता था। मेरा बीमार मन था, मेरे मन में गुस्से, क्रोध के अलावा और क्या था, और कुछ भी नहीं था। मैंने उसको उतारा, लिखना शुरू किया। तो जो मेरे मन में आता, जो मैंने देखा, जो मैंने सहा, इस उम्र में मैं क्या फिलोसफी लिख सकता था, कुछ नहीं लिखा मैंने। जो मेरे मन में था मैंने लिखने की कोशिश की कि मैंने आज ये किया, आज मैंने इतना कुछ देखा, सारा कुछ लिखता गया। उसमें जो भी अपने विचार थे डायरियों में उतारता गया। मैंने 9-10 डायरियाँ लिख दी बड़ी बड़ी, और फिर पोइम, कविताएं भी लिखी। कुछ लिखी गई, कुछ नहीं लिखी गई। तो फिर विनोद जी का आना हुआ, और वो लगातार मुझे देखते रहते थे, समय समय पर संभालते रहते थे। तो वो डायरियाँ फिर जयपुर लेके गए। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने पढ़ी डायरियाँ। पढ़ने के बाद में उन्होंने देखा, मुझे तो कुछ ज़्यादा समझ थी नहीं। उन्होंने देखा कि भाई ये बजरंग डायरियाँ लिखता है, इसकी राइटिंग ठीक है। अभी ये जो डायरियों के ऊपर जो खाली स्पेस होता है, इस पर ये क्या बना रहा है। तो उसमें कहीं मैं मोर बना, कुछ ना, हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ बना लिया करता था। जैसे भी कुछ जब कुछ याद ना आ रहा होता था, हाँ कुछ लिखने को ऐसे, या फिर मैं ऐसे थोड़ा ब्रेक ले लिया,
या फिर मैं ऐसे अभी लिखने का मन नहीं, तो मैं उस पर मतलब कुछ ना कुछ गाय बना दी, मोर बना दिया, फूल पत्ती बना दी, कुछ भी उस पर बनाता गया। तो उन्होंने उस चीज़ को देखा कि ये जो डायरियों के ऊपर खाली जगह, इस पर ये कुछ कर सकता है, कर रहा है, फूल पत्ती बना रहा है। तो उन्होंने उस चीज़ को देखा और फिर वो गांव आए वापस। उसी वक्त मेरे जो ताऊजी प्रिंसिपल गौरी शंकर जी जोशी, वो भी मेरे घर में आए। तो वो आके उन्होंने भी डायरियाँ देखी। तो उन्होंने भी मुझसे एक बात कही कि डायरियाँ आपका क्षेत्र नहीं हो सकती, लेखन आपका क्षेत्र नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दों की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से आप थोड़े कमज़ोर हो, क्योंकि आपकी पढ़ाई इतनी नहीं रही है कि आपकी, हालांकि इसका पढ़ाई से नहीं है, ये अनुभव पे है, लेकिन मेरे पास वो नहीं था सब कुछ। तब उन्होंने भी मुझे कहा कि इसको रोक के आपको कुछ और करना चाहिए। फिर दादा ने भी बोल दिया, विनोद जी ने भी, कि भाई आप इस डायरियों को इतना ही लिखो। अभी आप जो ये डायरियों के ऊपर खाली स्पेस पे जो आप ये पेंटिंग नुमा कुछ बनाते हो, आप ये फूल पत्ती, इसको आप कागज़ पे बनाना शुरू करो। मैंने कहा ठीक है, कागज़ पे बनाना शुरू करते हैं। तो अभी उसके बाद में क्या है कि मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं था कि करना क्या है। मेरे पास क्या आर्ट मटेरियल के नाम पे सिर्फ पेन था या पेंसिल था, उसी से मुझे आर्ट करना था। तो अभी क्या है कि ना मेरे पास कोई सीट थी, ना कुछ और था, कलर वलर कुछ थे नहीं। तो ये जो बच्चे पेपर दे के आते हैं, जो एग्ज़ाम पेपर देते हैं, उनके पीछे जो खाली जगह होती थी, उस पर अगरबत्ती के जो पैकेट्स होते थे खाली, खोल के उनके जो अंदर का जो खाली का हिस्सा होता है उस पर, या फिर जो शादी विवाह के जो कार्ड होते हैं वो खाली, उस पर मैं ये काम किया करता था। कुछ ना कुछ बड़े बनाने के नाम पे मैंने उन पे शुरू किया। तो वो कुछ बनता गया। तो मैंने बना के कुछ 40-50 ऐसे छोटे छोटे स्केच बना के रखे। तो 2004 में 5 में जॉन सिंह जी विरासत फाउंडेशन के ट्रस्टी और विनोद जी जोशी उनके जो सहकर्मी थे, जो वो सब लोग मेरे घर पे आए। हमारे गांव मोमाशर में एक होली का फेस्टिवल होता है, अच्छा। जो गिंदड़ के नाम से होता है और बड़ा आयोजन होता है मोमाशर में। 4 दिन कल्चर है, 4 दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम होते हैं, उन्हें देखने सब आते हैं देश विदेश से। तो जॉन साहब भी आए थे, तो वो मेरे पास आए, विनोद जी उनको लेके आए, सारी बातें हुई, उन्होंने देखा। तो फिर जॉन सिंह जी ने मेरे वो छोटे छोटे स्केच वो देख के वो उनको इतनी खुशी हुई और मेरे से बातें की। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे एक पेंटिंग की एवज में, मतलब उसका ये समझो कि वो मुझसे एक वो बनाया हुआ स्केच लिया, उसके एक स्केच के मुझे 500 रुपये उन्होंने मुझे दिए। अच्छा। कि ये आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये आपका जो काम कर रहे हो उसकी एवज में आपको मेहनताना है या मेहनत है आपकी, वो दे रहा हूँ, इससे आप कलर और ये सब खरीदोगे। तो वो देखिए वो मुझसे कुछ पेंटिंग ले जाते, पैसे दे के जाते, तो मेरा उससे मनोबल ऊपर बढ़ने लगा। मैंने कहा इससे पैसे भी आते हैं, पैसे भी मिलते हैं। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा सामान भी मंगाया जयपुर से। विनोद जी ने मुझे आर्ट मटेरियल, सीट्स वगैरह सब कुछ ला के दिया। तो फिर मैंने 25 या 26 के आसपास बड़ी आर्ट मैंने ये 14x11 की कुछ ऐसी पेंटिंग्स बना के रखी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन का खालीपन ना ये कागज़ भर रहे थे। तो और मैं भी, मुझसे भी वो जो मेरे दिन थे अवसाद के, जो मैं जो आंसू बहा करता था, रोया करता था, बार बार सोच के कि अरे मेरे साथ ये हो गया, वो बातें मैं सब पीछे छोड़ के आगे आ गया था। मुझे वो बातें अब याद नहीं आ रही थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, तो फिर बस वही है कि मैंने बोलते तो मतलब एक बोलते हैं ना जिसको आत्मग्लानि बोलते हैं, या फिर एक ऐसी पीड़ा जो मुझे बार बार ऐसे मतलब आगे की तरफ प्रेरित करती कि इससे आप बढ़ो आगे, यहाँ मत रुको, अगर यहाँ रुकोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो एक कुशल प्रेरक जो विनोद जी जोशी, वो प्रेरणा के रूप में आए। मैंने उनकी अंगुली पकड़ी और नए नए कदम रखे, चलता गया, विचारों के नए वृक्ष उगे, उसकी छाँव में बैठा और मैंने मन की बात पेंटिंग्स के माध्यम से कहनी शुरू की। तो खूब अच्छा मतलब रिस्पांस मिला। 2005 में फर्स्ट एग्जीबिशन जयपुर, ये डिगी पैलेस में मेरी एग्जीबिशन लगी थी। उसमें मेरी 25 पेंटिंग का एक पहली एग्जीबिशन डिगी पैलेस जयपुर में लगी थी। ऑडियंस को बताता हूँ, डिगी पैलेस वो जगह है जहाँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल सबसे बड़ा फेस्टिवल का आयोजन होता रहा जी। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे वो तो एक्सपीरियंस मतलब क्या उस टाइम क्या मन में चल रहा था? मन में यही था कि एग्जीबिशन देखिए। हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था कि एग्जीबिशन कैसे होते हैं, कैसे लगाई जाती है, क्या होता है क्या नहीं। मुझे बस वहाँ जयपुर जाना था,
डीके पैलेस में वहाँ गया तो वहाँ पे खूब बड़ा आयोजन हो रहा था। मेरी पेंटिंग्स को ऐसे गैलरी में सजाया गया, लगाया गया। काफ़ी मीडिया के लोग और ऐसे बाहर के जो देखने वाले लोग हैं वो आए, बड़े बड़े लोग आए। उन सब ने मेरी पेंटिंग्स को देखा, सब ने मुझे आशीर्वाद दिया, सब ने सराहा। और मीडिया वालों ने खूब सारा मेरा इंटरव्यू लिया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर दूसरे दिन जो मेरी कवरेज आई उन्हें पढ़ा तो फिर मुझे भी अच्छा लगा। तो मतलब वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि नई दिशा शुरू हो गई, वहाँ से मुझे अच्छा लगा। और मुझे लगता है तब ये भी लगा होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो चुकी है। बिल्कुल हाँ। तो वहाँ से मेरा मनोबल है वो एकदम बढ़ चुका था। फिर मैं गांव आ गया, एग्जीबिशन वो सबका आशीर्वाद लेके गांव आया। तो फिर कुछ दिनों बाद में जॉन सिंह जी घर पे आए और उन्होंने फर्स्ट बार मुझे, मैंने शायद बीमार होने के बाद में एक साथ में मेरी पेंटिंग 7.5 या ऐसा कुछ 7,500 रुपये पर पेंटिंग सेल हुई थी। उन्होंने मुझे 75 या 80,000 रुपये एक साथ में लाके मेरे हाथ में थमाए। उस वक्त 1900 मतलब ये 2005 में 5 के बाद में, तो बड़ी राशि थी मेरे लिए, मेरे घर के लिए बड़ी राशि थी। वो मेरे हाथ में रखी तो मानो कि ऐसे पर लगे थे, एकदम होश हो गए ऐसे, जैसे अब तो खुला आसमान है, अब तो उड़ना है और खूब सारी पेंटिंग बनानी है, दिन रात पेंटिंग बनानी है। बस पेंटिंग में खो गया। कैसे कट गए ये 28 साल, कुछ पता नहीं चला। 15 साल तो पेंटिंग में ही रहा, दिन रात पेंटिंग ही बनाता रहा। बट उन लोगों को ज़रूर पता चलता होगा ना, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ। आप सोचिए एक 8वीं क्लास पास लड़का, आज मैं जिनसे बात करता हूँ तो आज मुझे आप एक बहुत परिपक्व लेखक के तौर पर, बहुत है ना, बहुत सुलझे हुए, बहुत पढ़ने लिखने वाले, साहित्यिक रूप से बहुत मजबूत, तो ये इन 28-30 सालों के सफ़र में ही संभव हुआ है ना। आप बीच में पढ़ते भी खूब रहे। जी हाँ, बीच में मुझे पढ़ने का मन हुआ, मैंने कुछ साहित्य पढ़े, कुछ किताबें पढ़ी मैंने जी। तो ज़्यादा नहीं पढ़ी क्योंकि वो भी मुझे एक तरीके से ऐसा लगने लग गया कि नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है किताबों से। रजनीश को, आचार्य ओशो को मैंने खूब पढ़ा है और भी मैंने साहित्य पढ़े, तो वहाँ से मुझे भटकाव कुछ ज़्यादा मेरा बढ़ गया, मैं बहुत ज़्यादा अशांत हो गया। अच्छा। वहाँ से मैं सिर्फ यही प्रेरणा ली उन किताबों से कि मैं उनसे हर एक चीज़ से मुझे एक पेंटिंग नज़र आने लगी। वहाँ पे मैंने वहाँ से सिर्फ पेंटिंग की प्रेरणा ली, उस किताबों में से भी वहाँ से मैंने पेंटिंग ही निकाली। तो पेंटिंग पे पेंटिंग बनाती, ज़्यादा मेरा ध्यान है, वो फोकस है वो पेंटिंग पे रहा। और मुझे कुछ याद नहीं है, दुनियादारी की, दुनिया की बातें नहीं सीखी, मुझे शायद इतना ज्ञान भी नहीं है कुछ बातों का। सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा मन है वो एकदम शांत हो गया, मेरा मन कहीं भटका नहीं, किधर गया नहीं, बस पेंटिंग की तरफ ही रहा। जब भी ऐसे लगता है कि लग रहा होगा आपको कि ये नहीं हो रहा तो पेंट करना शुरू, अब बिल्कुल नहीं करा तो पेंट करना शुरू। बिल्कुल एक कमाल की बात है। और मैं तो सोचता हूँ, मतलब ऑडियंस आपको भी बताता हूँ, पेंट करते करते ऐसी पेंटिंग कर दी कि अपनी विधा डेवलप कर ली एक। आज मतलब आज जो प्रोफाइल विधा है, मैं आपसे ही पूछूंगा, मुझे बताइए उसके बारे में कुछ और, कि दुनिया उनको इस विधा के माध्यम से जानती है कि इनकी इजाद की हुई है, इनकी अपनी स्टाइल बन गई है। वो कैसे? जी, वो ऐसा है कि मेरी जो एग्जीबिशन है ये कनाडा के कुछ टोरंटो शहर में एग्जीबिशन लगी थी। मेरे गांव के ये सुरेंद्र जी बोर्ड, उनका बेटा कुणाल जी पटावरी, वो बेल्जियम प्रवासी है, वहाँ पे रहते हैं बेल्जियम में। उन्होंने मेरी एग्जीबिशन को लगवाया था। वहाँ पे मेरी 25 पेंटिंग वहाँ पे वो डिस्प्ले हुई थी। तो वहाँ पे भी लोगों ने खूब सराहा, खूब पेंटिंग को देखा। तो सब ने कहा कि ऐसी पेंटिंग हमने पहली बार देखी है, इससे पहले हमने पेंटिंग नहीं देखी। तो कुणाल जी पटावरी, उन्होंने एक शोध करवाया। बड़े लोग हैं, बहुत गाँव के, मतलब बहुत बड़े लोग हैं वो। तो उन्होंने एक अपने स्तर पर एक शोध करवाया कि भी अलग कैसे है पेंटिंग, बजरंग की पेंटिंग अलग क्यों है, ये तो गांव का आदमी है, कैसे हो सकती है बजरंग की पेंटिंग। बहुत मतलब वो नहीं है ना कि पेंटिंग स्कूल में, डिज़ाइन स्कूल में जाके पढ़कर आए हैं। बिल्कुल जी। तो उन्होंने एक शोध करवाया, तो उस शोध में ये निकल कर आया कि इंग्लैंड में कोई फॉरेनर जो थे वो कोई 300 साल पहले इस तरह की पेंटिंग किया करते थे जी। और मैं उनके काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। अरे वाह। मैं उनके काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये निकल गया। जब तब तक आपको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल, मुझे कुछ पता नहीं था। तब मुझे उन्होंने एक लिंक भेजा जिसमें मैंने उनकी वेबसाइट को खोला, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि उनकी कुछ पेंटिंग्स उन्होंने मुझे मेल की थी जी। उस पेंटिंग को मैंने देखा, मेरी पेंटिंग उसके मिलाई, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे हाँ, मैं तो इन्हीं से कुछ चुरा के कुछ कर रहा हूँ।
ऐसा लगा कि मैं इनसे ही कुछ लेके कर रहा हूँ। मेरी पेंटिंग उनकी पेंटिंग सेम मिल रही थी। कमाल है। तो जितने आर्टिस्ट मिले, जहाँ भी एग्जीबिशन लगी, जहाँ भी गया, तो सब लोगों ने, कलाकारों ने एक ही बात बोली कि आप गांव में रहते हो, ये सब्जेक्ट कैसे, हाँ, कहाँ से आते हैं, ये कैसे कर लेते हो, कितने पढ़े लिखे हो, जबकि आप कहते हो 8 क्लास पास हूँ, आप कहाँ घूमे हो, किसी के पेंटिंग देखे हो। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ पेंटिंग देखा नहीं, कहीं घुमा नहीं, और मेरी शिक्षा है वो 8 तक है, आर्ट के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तब ये सिद्ध होता है कि ये बस ईश्वर की कृपा है, बस उसके बिना ये संभव नहीं होता। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं और ऐसे भी गांव में जो बड़े लोग हैं, बाहर रहते हैं, दिल्ली मुंबई, जो आर्ट सीखते हैं जी, वो आते हैं, गांव में आते हैं, तब छुट्टियों में आते हैं, मेरे पास आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमने कला सीखी है। लेकिन हम कला के नाम पे क्या करें? हम जब भी काम करना शुरू करते हैं तो मतलब कुछ नहीं कर पाते, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होते। काम तो जानते हैं कि कैसे करें, लेकिन बनाएं क्या? पर वो वाला काम जानते हैं। हाँ, कुछ रख दोगे तो देख के जरूर बना हाँ, लेंगे, बट हाँ, इटरनली बनाना बस, उस चीज हाँ, को वो मुश्किल है। तो वो बोलते हैं कि वो हमारे पास नहीं है। तब ऐसा लगता है कि ये माता पिता के आशीर्वाद से, दादा के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से ये सब कुछ संभव हो पाया है। और कभी मन में ऐसा नहीं था कि भाई इस हालातों में, इन हालातों में, इस शरीर से ये पेंटिंग बनेगी। और बनेगी कैसे? सिर्फ एक अंगुली से और एक अंगूठे, ये 2 ही काम करते हैं। ये इसके बीच में से मुझे ये पेंसिल को लेना होता है। ये पेंटिंग क्या 1 मिनट में कमाल इसको, की, जी जी विषय है। मतलब ऐसे ही, ये नहीं है कि मैं एक बार में पकड़ लेता हूँ इसको भी। अच्छा, ऐसे मुझे फंसाना पड़ता है अंगुलियों के बीच में, इसको फंसा के, जैसे अभी इसको जी। पकड़ लिया, अरे वाह, ऐसे पकड़ लिया। मुझे इतनी सी जगह में सारा कुछ मैनेज करना होता है। अच्छा, ये हाँ, इतनी सी जगह में अभी मुझे यहीं पे ये काम करना होता है। इन्हीं 2 उंगलियों से काम करता हूँ मैं, इसी से मुझे काम करना होता है। और इस यहीं पे कलर रहते हैं, वहीं से कलर भी मैनेज करने होते हैं, वाटर भी यहीं रहता है। इतनी सी जगह में ही मेरी पेंटिंग्स बन के तैयार होती है। से आप काम कर लेते हैं। मतलब मैं कभी कभी अचंभित होता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ, ऐसे आपको शायद समझ में नहीं आएगा। जैसे एक ये पेंटिंग है मेरे पास, है ना, इतनी डिटेलिंग सर, इतनी डिटेलिंग्स। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इसमें घुस जाऊँ ना तो मुझे फर्स्ट, जैसे ये सांप दिख रहा है, इसके अंदर जाऊंगा तो मुझे और कुछ दिखेगा, और अंदर चला जाऊंगा तो मुझे और कुछ दिखने लग जाएगा। तो डिटेलिंग कितना टाइम लगता है आपको, मतलब अंदाजन पेंटिंग बनाने के लिए? या कोई मेरे लिए आसान नहीं है ये सब कुछ। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि प्रथम तो ये सब कुछ मुझे सहज नहीं होता, क्योंकि ये सब चीज़ें मैनेज करवा, मेरी माता जी है या बहन है, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे सामान रखती है, सारा सीट वगैरह रखती है, पानी रखते हैं, सारा कुछ रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पहले मैं पेंसिल से काम करता हूँ, तो अभी पेंसिल से हो गया तो जैसे शार्पनर है, इरेजर है, सारा कुछ उन्हीं से करवाता हूँ। मुझसे वो नहीं होता कि भाई इसको साफ़ कर दो, ये कर दो। माता जी है वो हेल्प करते हैं, थोड़ी बहुत वो करते हैं। तो फिर मुझे वो पेंसिल से पहले काम करना होता है कि मैं पेंसिल से ये काम कर देता हूँ। फिर मुझे उसको पेन से पक्का करना होता है। उस काम को पेन से पक्का करता हूँ, उसके बाद मैं उसको कलर करता हूँ। और कलर मैंने कहीं से भी कलर सीखा नहीं है, लेकिन जो मैं कलर कर रहा हूँ वो वाटर कलर है, पोस्टर कलर है। अच्छा, तो अब वाटर कलर को क्या है कि मिक्स करना थोड़ा ज़्यादा कठिन है ऑयल से। तो मैंने ये काम किया। सब लोगों ने यही कहा कि भाई आप वाटर कलर को इतने अच्छे से कैसे कर लेते हो? उसके तो मुझे लगता है हल्के से अगर इधर उधर हो जाए हाँ, तो बिल्कुल, वो शेड ही बदल जाता है, पूरा शेड ही बदल जाता है। तो बस ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ ईश्वर करे सो कम, अपने आप हो रहा है, सब ईश्वर करे सो कम। ईश्वर कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं तो सिर्फ ये क्या बोलता हूँ, उन्होंने मेरे को चुन लिया हुआ कि भाई अभी इसको इतना कुछ कष्ट है, ये है वो है, तो इसको कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे अपनी ज़िंदगी आसानी से बिता सके। मैंने कह रहा हूं, और एक मान सम्मान की जो ज़िंदगी है वो जी सके। प्रकृति वाला उत्तर मुझे यहाँ आकर मिलता है कि प्रकृति जब आपसे कुछ लेती है ना तो उसके बाद में बहुत कुछ देती है। बस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रकृति मुझसे चाहती क्या है। मैं सोचता हूँ कभी कभार इस वीर को कि अगर मैं ठीक होता तो क्या होता। तो मेरे सामने एक ही कि तू, तेरे जो पिताजी ने किया वो ही तू करता, लकड़ी का काम। ये तो मेरे ख्याल से नजर में भी नहीं आता। तो हाँ, कभी जिंदगी में कोई तेरे को 2 लोग जानते भी नहीं, क्योंकि इस घर से औजार उठाए, अगले घर में रख दिए, अगले घर में काम किया, अगले घर में रख दिए। जिंदगी भर यही सिलसिला चलना था। लेकिन यहाँ पे मैं
गांव में रह के कमरे में बैठ के कितने लोगों तक पहुंचा हूँ, और कितने लोग हैं जो बड़े बड़े लोग वो गांव तक पहुंचे हैं, घर तक पहुंचे हैं, और सबका आशीर्वाद मिला है। मैं सोचता हूँ कि एक टाइम पे आपको लगता होगा कि मैं कहीं जा नहीं पा रहा, घूम नहीं पा रहा। अब आपको लगता होगा कि क्या दिक्कत हो गई, मैं नहीं जा पा रहा, तो लोग मुझ तक आ जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो सब्र तो करना पड़ेगा हर व्यक्ति को इस दुनिया में, वो 5 साल 10 साल और लगन के साथ करना पड़ेगा। मतलब चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप काम करो। और मेरे ना बहुत एक नोन है, वो कहते हैं कि कलाकार पैदा नहीं हो सकते, मतलब पैदा होते हैं, बना नहीं सकते हो। ये कहीं अंतर्मन होता है, कलाकार नहीं बनाया जा सकता, कोई ढूंढ, मतलब ऐसे क्राफ्ट नहीं कर सकते ना कि ये तो स्वतः ही मुखरित होती है, और इसकी कोई ये नहीं होती, कोई ये भेदभाव नहीं करता कि कहाँ पे मुखरित होना है। इसको जहाँ मुखरित होना है वो ईश्वरीय कृपा से मुखरित हो ही जाती है, और जहाँ होते हैं वहाँ वारे नारे हो जाते हैं। फिर उसको सबसे बड़ी जो तलाश है वो ये की है कि जो मैंने देखा है, मैंने ये महसूस किया है कि मुझे जब से ये पेंटिंग का, मुझे लोग ये कहने की पेंटिंग बना रही है, मैं जब से खुद को कलाकार ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं एज ए कलाकार सोचता हूँ, तो मेरे लिए एक ऐसी पेंटिंग जो मतलब आत्मा की जो खुराक है जिसको बोलते हैं, वो मेरे लिए पेंटिंग है। जिस दिन पेंटिंग ना बने, या फिर पेंटिंग की चर्चा भी ना हो, या फिर कोई कहीं पे पेंटिंग का कुछ ना हो, तो वो दिन बिल्कुल बेकार है। तो पेंटिंग ही मतलब मुझे अच्छी लगती है। जो जिस चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं था, वो जीवन का एक अहम हिस्सा बन के रह जाएगा। हाँ जी। कोविड को कैसे हैंडल किया? कोविड, मतलब मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि तब ना एग्जीबिशंस हो रही थी ना जी। कोविड का समय सबके लिए ही कठिन था, तो मेरे लिए भी कठिन ही था। तो उस वक्त तो सिर्फ यही था कि भाई कामकाज तो करता ही रहता था, क्योंकि घर में अकेले रहना, तो काम तो करता रहा कंटिन्यू। और पेंटिंग का कुछ एग्जीबिशन वगैरह वो तो था ही नहीं, पेंटिंग सेल भी नहीं हो पाई। लेकिन जैसे तैसे भी मेरा जो कोविड का काल था वो इसलिए अच्छा, क्योंकि काम मुझे करना था और घर पे बैठ के ही करना था, तो मेरा पेंटिंग का काम अच्छे से वो करता रहता था। एक पेंटिंग आपको कितने दिन में तैयार होती है? एक पेंटिंग तैयार करने में मुझे, हाँ, एक पेंटिंग तैयार करने में मुझे मतलब कम से कम 1 महीना लग जाता है। 1 महीना लग जाता है, क्योंकि इतना मोमेंट नहीं है ना। अभी मेरा जो ये हाथ है वो ये नहीं है कि मैं किसी भी ऐसी आकृति को एक बार, मेरा जो हाथ मूव करेगा वो इतना ही मूव करेगा। अच्छा। इससे ज़्यादा मूव नहीं करेगा, बस इतना ही हिल पाएगा। और इसी से फिर बाद में मुझे ये नहीं, फिर मुझे कागज़ को ही घुमा के कुछ करना होगा। अच्छा, ये एक और चैलेंज है। हाँ, इसको ही घुमा के ये हाथ नहीं है कि वहाँ तक पहुँचे, ये बिल्कुल इसको ही घुमा के, इसको मतलब अच्छा आप स्केल्स यूज नहीं कर सकते हो, फिर भी प्रॉपर मेजरमेंट आता है। बिल्कुल। मैं पेंटिंग बनाने के बाद में ये एक विश्वास रहा है मुझ में, ये कि भाई कई बार ऐसा होता है, कई लोग बात करते हैं, मेरे मित्र लोग, कि पेंटिंग का ये रहता है कि जब एग्जीबिशन लगती है या फिर, तो मैं एकदम आत्मविश्वास के साथ में पेंटिंग एग्जीबिशन होती है वहाँ जाता हूँ, क्योंकि सब लोगों में कुछ ना कुछ थोड़ी विकृति होती है। बिल्कुल। वो ये होती है कि कहीं ना कहीं पकड़ देते हैं लोग कि ये लाइन आपकी नहीं है भाई साहब, ये लाइन उनकी है, आपकी पेंटिंग में कैसे नजर आए। मुझे ये विश्वास रहा है कि कोई नहीं कह सकता कि ये लाइन सारी मेरी हुई है। तो मैं जब पेंटिंग लेके जाता हूँ तो बिल्कुल आत्मविश्वास के जाता हूँ, और सबको यही लगता है कि हाँ भाई ये पेंटिंग सिर्फ इसकी हो सकती है। और बाद में सबने बोला, आर्टिस्ट लोगों ने, कि आप पेंटिंग के आगे सिग्नेचर किया करो। तो मैंने तो सबसे यही कहा कि मेरी पेंटिंग ही मेरा सिग्नेचर बनना चाहिए। तो मैंने कभी मैंने पेंटिंग, और आज भी यही है, कभी सिग्नेचर नहीं, कभी मैंने कोई भी पेंटिंग उठा के देख लीजिए, आपके सामने पड़ी, कोई भी पेंटिंग पे मेरे सिग्नेचर नहीं मिलेंगे। और कोई भी मेरी पेंटिंग को देखता तो देखते कहते ये पेंटिंग बजरंग की है। कमाल है यार, मतलब आपको आज के बाद कोई बिना सिग्नेचर की पेंटिंग दिखे तो पहले प्रयास में समझ लीजिएगा कि जरूर ये पेंटिंग बजरंग जी की होगी। मैं पेंटिंग भी सिग्नेचर नहीं करता। और बजरंग जी, अवार्ड्स का सिलसिला कैसे, मतलब अवार्ड का सिलसिला जो मिला स्वीकार करता, वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच गया? जी बिल्कुल। वो मैंने पेंटिंग्स बनाई थी, तो उसमें मैंने कुछ, एक पेंटिंग में बहुत सारी पेंटिंग, मेरी ये खूबी भी रही है कि मैं एक पेंटिंग को कभी एक चीज़ में उसको ऐसे मुकम्मल नहीं करता, तैयार हो वो नहीं करता। एक पेंटिंग में अगर कोई निकाले तो एक पेंटिंग में 20 पेंटिंग्स निकाल सकते हो आप एक पेंटिंग में। तो मैंने एक ही पेंटिंग में कुछ ज़्यादा ऐसे मतलब 100-150 के आसपास पेंटिंग एक ही पेंटिंग के अंदर। वो कहाँ है पेंटिंग अब? वो मैंने वहाँ पे भेज दिया। अच्छा। तो उसका फ़ोटो भी शायद मेरे पास नहीं होगा। तो एक गणेश जी का भी कुछ मैंने बनाया था, वो नहीं हुआ, लेकिन वो हो गया, तो उसके मुझे ये मिला। शुरू में अवार्ड का ये नहीं रहा कि भाई मुझे
क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि अवार्ड लेना है या अवार्ड के क्षेत्र में काम करना है, किसी चीज़ के लिए कुछ काम किया नहीं, सिर्फ काम करना था और हाँ खुद के लिए काम किया, काम करता रहा। उसके बीच में जो मुझे इसकी उसमें मिलता रहा उसको मैं स्वीकार करता गया। तो फिर एक बार मेरे मित्रों ने मुझे बोला कि आपको है ना, वैसे तहसील से या फिर गांव की तहसील से, मोमासर से या फिर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से, जयपुर से, यहाँ से तो मुझे सम्मान, ये सरकारी गवर्नमेंट के सम्मान मिल चुके थे। मेरे दोस्तों ने बोला कि ये केविन के रेबिलिटी मास्टरी अवार्ड का एक कुछ आवेदन आया, आप करोगे क्या? तो मैंने कहा भाई ये नेशनल अवार्ड है और इसके लिए मैं कैसे योग्य हो सकता हूँ, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं। तो बोले नहीं, आपको करना चाहिए, सब लोगों ने बोला करना चाहिए। तो फिर मैंने भी कहा चलो मैं भी भाग्य आजमा के देखता हूँ कि क्या होता है। तो और आवेदन किया? मैंने आवेदन किया जी। तो आवेदन करने के बाद में मैं उस बात को भूल गया कि मैंने आवेदन किया है, वो चले गए। फिर 1.25 महीने बाद में उन्होंने फ़ोन किया चेन्नई से, तो वो AR रहमान का फाउंडेशन है केवल के, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका सिलेक्शन हुआ है। तो उन्होंने मुझे बधाई दी, शुभकामनाएं दी, तो मुझे अच्छा लगा। वहाँ से टीम आई वेरिफिकेशन के लिए चेन्नई से, उन्होंने इंटरव्यू लिए, 5 मिनट की एक फ़िल्म बनाई, सब लोग आए। तो तब तक क्या था कि मेरा यही था कि मैं अंतिम, जिसमें बोलते हैं ना कि 24,000 आवेदन थे, 24,000 आवेदन में मैं 17 लोगों में शामिल हो पाया था। तो जब मेरी फिल्म बन के गई थी तो मैं फिर मतलब जो फर्स्ट जो प्राइज़ है वहाँ का 1 लाख रुपये का प्राइज़ और केविन मास्टरी अवार्ड जो मेरे नाम हुआ था, पहला नंबर 24,000 में पहला मेरा नाम था जी। कमाल है जी। और आप पता है बताते हो इतने शांत भाव से बता रहे हो ना कि लगता है कि ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा प्यार तो पेंटिंग है। आप अवार्ड मुझे बिल्कुल नहीं भी देते तो भी मैं पेंटिंग कर रहा होता। ये कोई एडिक्शन नहीं, नशा नहीं है कि भाई पेंटिंग। अब बहुत से होते हैं कि ये इसमें आवेदन करो, इसमें आवेदन करो। नहीं, जिसको सम्मान देना है घर आप कोई दे देगा, नहीं तो ठीक है। नहीं अभी कहाँ जाएंगे, अभी बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पे संस्थान है, यहाँ पे आपको अवार्ड, आपको सम्मानित करेंगे। तो मैं ज़्यादातर यही कहता हूँ हाथ जोड़ के कि मुझे क्यों तकलीफ़ दे रहे हो, गाड़ियों में आना जाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको देना ही है तो कभी घर पे पधारिए और दे दीजिए, मैं रख लूँगा आराम से प्यार से। तो ज़्यादा वो नहीं होता। कमाल है, मतलब आपके विचार आपसे भी ज़्यादा कमाल है। और घर आने का, लेकिन इनके घर आने का आपको एक फ़ायदा बता देता हूँ अगर आप मिलने आएंगे, क्योंकि बाहर अगर आप इन्हें बुलाएंगे ना तो आपको वो सब चीज़ें खाने को नहीं मिलेगी जो इनके घर पर सबसे ज़्यादा मिलती हैं। इतना अमेजिंग खाना ही खिलाते हैं, तो आपको सबको आना चाहिए इनके घर पर। अच्छा, मैं एक तो माफ़ी, मेरे हर गेस्ट से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे पास समय की बड़ी पाबंदियाँ होती है और मैं तो चाहता हूँ मैं अभी कैमरा लगा के रखूँ, आपको पेंटिंग करते हुए देखता रहूँ महीनों महीने, पर मैं मतलब बंधा हुआ हूँ, इसलिए हमें इसको रैप करना होता है एपिसोड को बस। लेकिन थोड़ा सा मुझे क्विक चीज़ें बता दें। फिल्में देखते हैं? टीवी फिल्में फिल्म नहीं देखता। अच्छा। मैं पुराने गाने सुनता हूँ ज़्यादा। अच्छा, फेवरेट सिंगर आपके? मेरा फेवरेट सिंगर मुकेश जी है, लता जी, आशा जी। अच्छा, मुकेश जी का गाना सुनाओ ना मुझे, जो आपको लगता होगा सबसे पसंदीदा गाना हो। वो गाना किसका? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। कमाल, आपकी पेंटिंग में भी वही दिखता है ना, मतलब एक बार एक नज़रिए से देखते हो तो फिर लगता है नहीं ये तो कोई और है। अच्छा, आप मुझे कह रहे थे कि आप मतलब एनिमल और ये सब, जी। ये आइडिया ये भी आते आते आगे जीवन के अलग अलग फेजेस को देखते हुए समझ में आया? मेरी पेंटिंग में 3 चीज़ें ख़ास तौर पे पाई जाएगी। आप कोई भी पेंटिंग उठा के देख लेना। हालांकि मैंने इस पे ये थोड़ा कंट्रोल किया है, नियंत्रण किया है, लेकिन फिर भी आता है, क्योंकि कुछ ऐसी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कमियां होती है, ख्वाहिशें होती है जो अधूरी रह जाती है, और वो फिर कहीं ना कहीं आपके विचारों में, आपकी पेंटिंग्स में, आपकी बातों में झलकती है। जिसको ज़्यादा आप दबा के रखते हो वो बातें कभी कभार निकल जाती हैं। तो मेरा ये रहा कि शुरू की जो पेंटिंग्स थी, मैंने बहुत गंभीर पेंटिंग्स बनाई मैंने। अच्छा। वो पेंटिंग मुझे भी कुछ ज़्यादा इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा एक क्रोध था, गुस्सा था, खून था, हिंसा थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। सबको भी ऐसे सब ने बोला कि नहीं। तो मेरी पेंटिंग में 3 चीज़ें रही। एक तो औरत, अच्छा, उसकी प्राथमिकता हमेशा ब्यूटी, और एक जानवर, एनिमल्स जी, और एक ह्यूमंस, इंसान, जानवर और औरत,
इन तीनों को मैं मिश्रण करके ही पेंटिंग बना। मुझे लग रहा है इनका समावेशी जीवन है असली, तो ये इन तीनों को जो समझ जाए वो जीवन है। को बहुत बहुत मतलब मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे आज ये कहानी सुनाई। अरे साहब, और मेरे व्यूवर्स जो हैं वो इस बात से ज़रूर इंस्पायर होंगे यार। इनको देख के एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि ज़िंदगी में जब दो ऑप्शन मिले ना, कि या तो आप बेड पकड़ लो या आप पेन पकड़ लो, तो आपको खुशी खुशी पेन पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल। और जब आप खुशी खुशी पेन पकड़ लेते हैं तब आप बजरंग लाल सुथार बनते हैं। और कभी भी लगे ना जीवन में आप लोगों को, आज ये बात तय है, मैं जब यहाँ से उठकर जा रहा हूँगा, जब ये एपिसोड आप लोग देख चुके होंगे तो हमें ये बात ज़रूर समझ में आई होगी कि जिस काम में मन लगे वो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके दिल के सबसे करीब हो ना, उसको आपको अपनी ज़िंदगी दे देनी चाहिए। चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे मैं कहता हूँ आपको हो सकता है आपको ऐसे ऐसे करना पसंद हो, सिर्फ ब्रश मारना, बट अगर 20 साल मार लोगे ना तो 21वां साल शायद आपका होगा और आप ऐसे इस दुनिया से नहीं चले जाओगे। और चले भी जाओगे तो दुनिया बैठकर याद ज़रूर कर रही होगी कि क्या कमाल काम कर कर गए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड बहुत सौभाग्यशाली था मेरे लिए। मैं हूं मन ग्रोवर और आप लोग देखते रहिए सफलकहानी.com। हमारे साथ थे बजरंग लाल जी सुथार।